जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th का जो है इतिहास का वीडियो लेकर आए हैं, समझे कि नहीं। इतिहास का जो है एनसीईआरटी का इतिहास की दुनिया, इसी से जो है हम लोग चौथा चैप्टर का जो सारा क्वेश्चन बारी बारी से बनाएंगे, समझे कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था, खिलाफत आंदोलन किस लिए होता है उसके बारे में जानना है, समझे कि नहीं। तो देखिए, खिलाफत आंदोलन जो है प्रथम विश्व युद्ध के समय फ्रांस और ब्रिटेन जो है से जर्मनी के साथ साथ तुर्की को भी हराया था। प्रथम विश्व युद्ध में दो शक्तियों के बीच में युद्ध हो रहा था, एक केंद्र शक्ति और एक मित्र राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र की ओर से जो युद्ध कर रहा था ब्रिटेन और फ्रांस था, और से देश थे, बाद में अमेरिका भी किया था, मतलब युद्ध में भाग लिया था। और केंद्र शक्ति की ओर से जो है जर्मनी, तुर्की, ऑस्ट्रिया, ये सब देश युद्ध कर रहा था। तो प्रथम विश्व युद्ध का जब लड़ाई हो रहा था तो उस समय में ब्रिटेन और फ्रांस जो था जर्मनी के साथ साथ तुर्की को भी हरा दिया था। किसको हरा दिया? तुर्की को। और तुर्की में उस समय ऑटोमन साम्राज्य का राजा खलीफा था। तुर्की में उस समय ऑटोमन साम्राज्य का राज चल रहा था। कौन सा राज चल रहा था? ऑटोमन साम्राज्य। और ऑटोमन साम्राज्य का जो शासक था, राजा था, सुल्तान था, उसको खलीफा नाम था। काची नाम था? खलीफा। खलीफा जो है ना बाबू, इस्लाम जगत का धर्म गुरु माना जाता था। इस्लाम जगत में सबसे महान जो है और सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा, सबसे ज़्यादा महत्व जो दिया जाता है पैगंबर को दिया जाता है। और उसके बाद में अगर कोई दूसरा स्थान पर था तो उसको नाम था खलीफा। अब सोचिए कि तुर्की का जो राजा था उसका नाम था खलीफा, और खलीफा को मुसलमान जाति के जो लोग थे, इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग थे, इस्लाम जगत का गुरु मानते थे, धर्म गुरु मानते थे। और उसको क्या किया था कि ब्रिटेन और फ्रांस जो था उसे हरा दिया था, पराजित कर दिया, और उसी के प्रदेश से शासन व्यवस्था से, सत्ता से निकाल दिया गया था, माने कि उसका सत्ता छीन लिया गया था। ये बात को से लेकर के भारतीय मुसलमान जो है से आक्रोश हुए, आक्रोश की भावना उत्पन्न हुआ, और भारतीय मुसलमान जो था से खलीफा के समर्थन में आंदोलन किया, खिलाफत समिति का गठन किया। वही बात हम इस क्वेश्चन में लिखे हैं। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र फ्रांस और ब्रिटेन ने, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ साथ तुर्की को भी पराजित किया था। जर्मनी के साथ साथ किसको हराया था? तुर्की को। और तुर्की में उस समय ऑटोमन साम्राज्य का राज चल रहा था। ऑटोमन साम्राज्य के, हाँ, तुर्की में उस समय ऑटोमन साम्राज्य का राज था। तो ऑटोमन साम्राज्य को विघटित करके तुर्की के सुल्तान खलीफा को अपने ही प्रदेश की सत्ता से वंचित कर दिया था। माने ब्रिटेन और फ्रांस जो था से जर्मनी के साथ साथ तुर्की को भी हराया था। और तुर्की के जो राजा था खलीफा, उसका अपना ही प्रदेश से सत्ता से निकाल, माने वंचित कर दिया था इन लोगों ने, समझे। और वह खलीफा जो था, तुर्की का जो सुल्तान था खलीफा, उसको इस्लाम जगत का धर्म गुरु माना जाता था। मुस्लिम जाति के जो लोग थे उसको अपना गुरु मानते थे। और जब उसका गुरु को अगर कोई हरा देगा या तो उसको गुरु का कोई सारा मैंने राजपाट छीन लेगा, तो बताइए सारे मुसलमान जाति को दुख होगा या नहीं होगा, समझे कि नहीं। यही बात को लेकर भारतीय मुसलमान में दो भाई थे, अली बंधु, जिसका नाम है आपका शौकत अली हो गया और मोहम्मद अली हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोहम्मद अली और शौकत अली। तो मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई, ये आपस में जो है से यही सब खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किए थे बाबू, समझे। तो खिलाफत समिति का गठन किया और खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किया। इस आंदोलन का नेतृत्व जो है मोहम्मद अली और शौकत अली, दोनों अली बंधु ने किया था। दोनों भाई थे, दोनों अली बंधु ने, मोहम्मद अली और शौकत अली ने इस आंदोलन का कुछ किए, शुरुआत की। बाद में खिलाफत आंदोलन का समर्थन महात्मा गांधी भी किए थे। महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए किए थे ताकि भारत में जो है हिंदू और मुसलमान में एकता का भावना बन सके। क्योंकि जब तक भारत में हिंदू और मुसलमान में एकता का भावना नहीं जगती, तब तक कोई भी आंदोलन भारत का सफल नहीं हो सकता था। गांधी जी सोच रहे थे कि मैं भारत में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करूं, लेकिन जन आंदोलन तभी संभव था जब हिंदू और मुसलमान दोनों एकता होकर के आंदोलन करते। और जो हिंदू, इससे पहले जितना भी आंदोलन हुआ था, चाहे हिंदू और मुसलमान की जो राजनीति थी ना, एकदम अलग अलग था, एकता नहीं था। तो इसलिए गांधी जी सोचे कि यही समय है जो हम अगर मुसलमानों को समर्थन देते हैं तो मुसलमान और हिंदू दोनों में जो है से एकता का भावना जगेगा और भारत में हिंदू मुसलमान जो है एक हो जाएंगे। इसीलिए महात्मा गांधी जो था बाबू, महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन को समर्थन दे दिया, समझे कि नहीं। महात्मा गांधी का किया, खिलाफत आंदोलन को समर्थन दे दिया। उसके बाद नवंबर 1919 ईस्वी को महात्मा गांधी को भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष बना देवल गया। भारत में जो खिलाफत आंदोलन हो रहा था ना, उसका अध्यक्ष बना देवल किया किसको? गांधी जी को, समझे। अध्यक्ष बनने के बाद गांधी जी जो है हिंदू और मुसलमान को एकता करने का माने संदेश दिए, देश में हिंदू और मुसलमान को एकता किए। और यहीं पर ही से जो है हिंदू मुसलमान में एकता का भावना बढ़ा और दोनों जो है एक हो गए, समझे।
खिलाफत आंदोलन करने वाले जो आंदोलनकारी थे ना, आंदोलन करने वाले जितने लोग थे, जितने नेता थे, उन लोग का 3 मांग था। देखिए काची काची मांग था। पहला मांग था कि तुर्की के जो सुल्तान था खलीफा, तुर्की के सुल्तान खलीफा को पर्याप्त अधिकार प्रदान किया जाए। माने भारत के जितने भी लोग खिलाफत आंदोलन में भाग लिए थे, खिलाफत आंदोलन कर रहे थे, उन लोग का कहना था कि तुर्की का जो राजा खलीफा है उस अधिकार प्रदान किया जाए ताकि वह इस्लाम को रक्षा कर सके, इस्लाम धर्म को कुछ कर सके, रक्षा कर सके। पहला मांग था। दूसरा मांग इन लोग के था, खिलाफत आंदोलन करने वाले लोगों का दूसरा मांग क्या था कि जजीरात उल अरब, जजीरात उल अरब के मतलब होता है 4 देश उसमें आते हैं, समझे। अरब माने सऊदी अरब, सीरिया, इराक और फिलिस्तीन, इस सब देश जो है ना जो मुसलमान जाति के पवित्र जगह है, समझे कि नहीं, इस्लाम जगत का पवित्र देश माना जाता है। तो इसलिए मुसलमानों का कहना था, खिलाफत आंदोलन करने वाले लोग का कहना था कि अरब हो गया से मतलब अरब, सीरिया, इराक और फिलिस्तीन, ये चारों देश जो है से खलीफा के अधीन किया जाए, मतलब खलीफा के वापस किया जाए। जिसको ब्रिटेन और फ्रांस वाले जीते थे, तो भारतीय मुसलमान का कहना था कि ये जितना जो देश है फिर से खलीफा को वापस कर दिया जाए, खलीफा के अधीन में दे दिया जाए। अगला मांग था कि खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थल, मुसलमान के जहाँ जहाँ पवित्र स्थल है ना, उस स्थल का संरक्षण बनाया जाए। किसको? खलीफा को, समझे कि नहीं। जब आपको 5 नंबर में ही पूछे ना क्वेश्चन, अभी तक तो 5 नंबर इससे नहीं पूछा, लेकिन अगर 5 नंबर में पूछे तब आप इतना क्वेश्चन लिख सकते हैं, समझे। खिलाफत आंदोलन कर रहे थे लोग जो 17 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस भी मनाए थे। खिलाफत दिवस कब मनाए थे? 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया था। और महात्मा गांधी ने अंग्रेजी माने ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दिया था कि अगर खलीफा के साथ न्याय नहीं किया गया, मतलब खलीफा को 3 मांग जो हम लोग मांगे हैं, ये 3 मांग को अगर पूरा नहीं किया गया तो मैं ब्रिटिश सरकार को असहयोग करूंगा। माने हम लोग जितने खिलाफत आंदोलन कर रहे हैं सभी जो है से ब्रिटिश सरकार को असहयोग के मतलब होता है सहयोग नहीं करेंगे। और उसके बाद में महात्मा गांधी जो था यह भी चेतावनी दिया कि अगर सरकार हमारी बात नहीं माना तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे जिसका नाम होगा असहयोग आंदोलन, समझे। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हम एक असहयोग आंदोलन का शुरुआत करेंगे। इस प्रकार बाबू महात्मा गांधी जो है ना खिलाफत आंदोलन को कोची में बदल दिए, असहयोग आंदोलन में बदल दिए। लेकिन जब ये 2 नंबर में पूछे कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था, चाहे खिलाफत आंदोलन के बारे में बताए, तो आप एकदम सिंपल भाषा में अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्र फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ साथ तुर्की को भी हराया था। किसको हराया? जर्मनी के साथ साथ तुर्की को भी हराया था। और तुर्की के उस समय शासक जो था, सुल्तान जो था, उसका नाम खलीफा था। और खलीफा को इस्लाम जगत के माने मुस्लिम जाति के लोग धर्म गुरु मानते थे। इसीलिए भारतीय मुसलमानों ने इसके समर्थन में एकजुट होकर के एक आंदोलन किया। उस आंदोलन का नाम रखा खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है से भारत में अली बंधु कर रहे थे। एक मोहम्मद अली और शौकत अली। कौन कर रहे थे? मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों भाई थे, ये आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। बाद में इस आंदोलन का समर्थन महात्मा गांधी ने भी किया। और महात्मा गांधी को समर्थन करने से भारत में हिंदू और मुसलमान में एकता का भावना बढ़ा। हिंदू और मुसलमान में क्या बढ़ा? एकता का भावना बढ़ा। इस प्रकार से आप 2 नंबर में लिख सकते हैं। लेकिन अगर 5 नंबर पूछ दे तो इसको और आगे बढ़ा दीजिएगा कि बाद में नवंबर 1919 ईस्वी में गांधी जी को खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष बना देवल गया। उसके बाद में खिलाफत आंदोलन करने वाले लोग जो था से सरकार से 3 मांग मांगे, माने ब्रिटिश सरकार से 3 मांग का मांग किया, 3 सूत्री मांग मांगा। इन लोग का कहना था कि तुर्की के सुल्तान खलीफा को पर्याप्त अधिकार दिया जाए, मैंने तुर्की का जो सुल्तान है खलीफा को उसको पर्याप्त अधिकार दिया जाए ताकि इस्लाम धर्म को जो है से रक्षा कर सके। दूसरा मांग किए इन लोग कि जजीरात उल अरब मतलब कि जो 4 देश है अरब, सीरिया, इराक और फिलिस्तीन, ये चारों देश जो है खलीफा के अधीन दिया जाए, माने खलीफा को वापस दिया जाए। इन लोग का मांग था, समझे कि नहीं। उसके बाद खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थल का संरक्षक बनाया जाए, जहां जहां मुसलमान का जो पवित्र स्थल है उसको संरक्षक बनाया जाए। इस प्रकार से इन लोग मांग किया था। खिलाफत आंदोलन अगर क्वेश्चन रहे तो आसान भाषा में लिख सकते हैं कि तुर्की का जो राजा था खलीफा, उसको अंग्रेज लोग हरा दिए थे। यही बात से दुखी होकर के भारत के मुसलमान उसके समर्थन में आंदोलन किए थे, बोलते हैं हम लोग खिलाफत आंदोलन, समझे कि नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का वो देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं उसके बारे में समझते हैं। रॉलेट एक्ट जो है ना बाबू से अंग्रेज द्वारा पारित किया गया। भारत में जो अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे तो अंग्रेजों द्वारा पारित किया गया एक प्रकार का कानून था, समझे कि नहीं। तो रॉलेट एक्ट अंग्रेज द्वारा पारित किया गया एक प्रकार का कौन था? कानून था, जो भारत में बढ़ती क्रांतिकारियों को रोकने के लिए लागू किया गया था।
भारत में दिन प्रतिदिन जो क्रांतिकारी था ना बढ़ रहा था, इसी को रोकने के लिए उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था से लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, यहाँ देखो लिखे हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। उसी ने एक न्यायाधीश था, उसका नाम था सिडनी रॉलेट। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाया और उस समिति में कहा गया कि भारत में जो है क्रांतिकारी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसको कैसे रोका जाए। तो एक प्रकार के कानून लाया गया, उस कानून का नाम रखा गया रॉलेट एक्ट। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि रॉलेट एक्ट के बारे में बताएं तो आप आराम से जवाब दीजिएगा कि रॉलेट एक्ट एक प्रकार का कानून है जो अंग्रेजों द्वारा पारित किया गया था। यह भारत की बढ़ती क्रांतिकारी को रोकने के लिए लागू किया गया था, समझे कि नहीं। इस कानून के तहत एक न्यायालय बनाया गया था, न्यायालय मतलब एक कोर्ट, समझे कि नहीं। एक न्यायालय बनाया गया था, उस न्यायालय में जो है से किसी भी प्रकार का वकील दलील या तो फिर माने अपील नहीं किया जा सकता था। एक न्यायालय का देखिए यहाँ लिखे हैं किसके अंतर्गत एक विशेष न्यायालय का गठन किया गया था जिसमें निर्णय के विरुद्ध में कोई अपील नहीं किया जा सकता था। इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को, रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था जिसके तहत किसी भी भारतीय को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था। अगर आप पर शक हो गया कि आदमी जो है क्रांतिकारी है, या तो जो है विद्रोह कर देगा, या तो आंदोलन कर देगा, दंगा कर देगा, तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेता था शक के आधार पर किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करके और उसको गुप्त रूप से केस चला करके उसको सजा दे दिया जाता था, दंड दे दिया जाता था। तो वैसे जो कानून लागू किया गया था जिसको ही रॉलेट एक्ट किया गया। तो आपसे पूछेगा रॉलेट एक्ट के बारे में आप क्या समझते हैं, तो आप सिंपल जवाब दीजिएगा कि रॉलेट एक्ट एक प्रकार का कानून था जो अंग्रेजों द्वारा पारित किया गया था। यह भारत की बढ़ती क्रांतिकारियों को रोकने के लिए लागू किया गया था। इसका अध्यक्ष जो है सिडनी रॉलेट थे, समझे। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में यह कानून पारित किया गया था। इस कानून के तहत एक न्यायालय का स्थापना किया गया था जिसमें बचाव के लिए किसी भी प्रकार का अपील का सुविधा नहीं था। किसी भी भारतीय को भी शक के आधार पर उसे गिरफ्तार करके गुप्त रूप से केस चलाया जाता था और उसको जो है दंड दे दिया जाता था। इस कानून का भारतीय ने विरोध किया और इस कानून का नाम काला कानून रखा। तो चलिए इस प्रकार से रॉलेट एक्ट हो गया। रॉलेट एक्ट कानून का ही विरोध हुआ था बाबू, जिसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, समझे। तो रॉलेट एक्ट जो कानून है उसी के कारण जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर पंजाब में, समझे कि नहीं। तो रॉलेट एक्ट का जो पूछेगा तो लिख दीजिएगा। अगला क्या है, दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं। दांडी यात्रा, देखिए दांडी यात्रा जो है ना 12 मार्च को शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी शुरू किए थे। गांधी जी गुजरात में एक आश्रम बनाए थे, साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम से पैदल यात्रा किए थे दांडी, जो गुजरात में एक गांव है दांडी। उस गांव जो है समुद्र के किनारे गांव बसा हुआ है, गांव है दांडी। तो गांधी जी का कहना था कि साबरमती आश्रम से हम पैदल यात्रा करेंगे और दांडी जाएंगे और दांडी में जा करके वहाँ समुद्र में नमक बनाएंगे, समुद्र की पानी से नमक बनाएंगे और नमक कानून का माने उल्लंघन करेंगे। नमक कानून जो था ना बाबू, उस समय अंग्रेजों ने एक कानून लाया था जिसके तहत कहा गया था कि कोई भी भारतीय जो है अपने से नमक नहीं बनाएगा, नमक का बिक्री नहीं करेगा या तो नमक नहीं बनाएगा, समझे। नमक जो बनाएगा से अंग्रेज लोग बनाएगा। इस बात को लेकर भारतीय में आक्रोश था। तो महात्मा गांधी ने इसके लिए ब्रिटिश सरकार को एक चिट्ठी लिखा और 11 चीज मांग किए थे, समझे कि नहीं। जब गांधी जी ये भी बोले थे कि अगर हमारा 11 सूत्री मांग को पूरा नहीं किया गया तो 11 तारीख तक उस समय दिए थे, 11 मार्च तक, कि 11 को मांग हमारा है, 11 तारीख तक अगर पूरा कर दिया गया तो ठीक है। अब अगर 11 तारीख तक मैंने 11 मार्च तक अगर हमारी मांग पूरा नहीं किया गया तो 12 मार्च से हम जो दांडी यात्रा करेंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत करेंगे, समझे कि नहीं। तो आपको क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, आखिर दांडी यात्रा काहे किया गया था, उसके बारे में बताइए। तो आप कहिएगा दांडी यात्रा का शुरुआत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से किया था, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित था। पहला उद्देश्य था कि साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी पहुंचकर, माने दांडी एक गांव का नाम था, दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाना और नमक कानून का उल्लंघन करना। गांधी जी का पहला उद्देश्य था कि हम अपना साबरमती आश्रम से पैदल चले और दांडी गांव पहुंचे और दांडी गांव पहुंच करके और अपने से नमक बनाए और नमक कानून का उल्लंघन करें। माने अंग्रेजों लोग जो नमक कानून बना दिया था कि कोई भी भारतीय नमक नहीं बना सकता, तो उस कानून का जो है ये उल्लंघन करेंगे। जब मान लीजिए कि गांधी जी तो भारतीय थे, अगर ये नमक बना देंगे तो समझिए कि वो कानून में नियम बनाया गया तो कोई भी भारतीय नमक नहीं बनाएगा, और गांधी जी अगर नमक बनाते हैं तो गांधी जी नमक बना करके इसका उल्लंघन करेंगे। पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य इसका ये था, गांधी जी जो था सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत करना चाहते थे। जैसे असहयोग आंदोलन किए थे ना, उस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन करना चाहते थे। तो गांधी जी
सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत जो है दांडी यात्रा से की है। तो इनका ये भी दूसरा उद्देश्य हो गया, दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत की है गांधी जी, समझे कि नहीं। 24 दिन पैदल यात्रा किए थे। साबरमती आश्रम से दांडी का दूरी था 240 किलोमीटर। 24 दिन में महात्मा गांधी जो पैदल यात्रा करके 5 अप्रैल को वहां पहुंचे थे। दांडी पहुंचे कै तारीख को? 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी दांडी पहुंचे, और दांडी पहुंच करके 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को काची किए? नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किए, समझे। तो इस प्रकार से अगर पूछे रॉले टेक्स्ट क्या समझते हैं, लिखा जाएगा। देखिए अगर बात दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं, तो दांडी यात्रा जो है महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू किया गया था, और साबरमती आश्रम से पैदल यात्रा करके दांडी पहुंचा, वहां जाकर के नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन किया। इसका मुख्य उद्देश्य था नमक कानून का उल्लंघन करना और सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत करना, समझे। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी नमक बनाए और नमक कानून का कुछ किए? उल्लंघन किए। अगला क्वेश्चन है, अब हम लोग देखते हैं गांधी इरविन समझौता, जिसको गांधी इरविन पैक्ट भी कहा जाता है ना, तो फिर दिल्ली समझौता कह सकते हैं। दिल्ली समझौता के बारे में समझते हैं। तब 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किए थे दांडी यात्रा से। दांडी यात्रा से जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किए थे तो इसका प्रभाव पूरे भारत में पड़ा, जिससे उस समय का जो वायसराय था इरविन, उसको घबराहट होने लगा कि अब जो है शासन है ज़्यादा दिन तक भारत में टिकने वाला नहीं है। इसलिए वो जो थे से एक गोलमेज सम्मेलन बुलाए, और गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लेने के लिए इंग्लैंड बुलाया गया था कांग्रेस पार्टी के नेताओं को। लेकिन प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी भाग नहीं लिया। भाग नहीं लेने के कारण प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है विफल हो गया, सफल नहीं हो पाया। तो उसके बाद जो है महात्मा गांधी से को जेल में थे उस समय, क्योंकि नमक कानून का उल्लंघन किए थे, तो गांधी जी जेल में थे। तो जेल से इनको रिहा किया गया, और इसके बाद में गांधी और इरविन के बीच में बातचीत हुई, समझौता हुआ, और समझौता होने के बाद में गांधी जी को कहा गया कि आप जो है से अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लीजिए, और उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आप इंग्लैंड चले जाइए। तो यही बात हम यहाँ पे लिखे भी है। देखिए लगते हैं कि गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, जिसे क्या बोलते हैं? दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया था, तो उस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी के नेता लोग भाग नहीं लिए थे, जिसके कारण प्रथम गोलमेज सम्मेलन विफल हो गया, मैंने सफल नहीं हो पाया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, और उसमें गांधी जी को भाग लेने के लिए बुलाया गया। तो गांधी जी उस समय जेल में थे, तो गांधी जी को जेल से रिहा किया गया, और उस समय भारत का जो वायसराय था इरविन, उसने गांधी जी के साथ वार्ता किया, मतलब समझौता किया। समझौता करके और गांधी जी के जितना मांग था सब पूरा किया, समझे कि नहीं। और पूरा कर करके और दोनों के बीच में समझौता होने के बाद महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला चरण जो है समाप्त कर दिए। इसी को बोला जाता है गांधी इरविन समझौता। थोड़ा सा इसके आगे हम लोग पढ़ लेते हैं कि गांधी इरविन समझौता जब हुआ तो उसी समय जो है भगत सिंह को भी फांसी दिया गया था, क्योंकि गांधी इरविन समझौता के तहत गांधी जी का जो भी मांग था उसको इरविन ने माना। गांधी जी का मांग था कि किसी भी भारतीय राजनीतिक को कैदी को रिहा किया जाए, मतलब जो राजनीतिक कैदी हैं उसको जेल से रिहा किया जाए, इनका मांग था। दूसरा मांग इनका था कि शराबबंदी किया जाए। तीसरा मांग था कि दमन चक्र नीति जो अपनाए हुए हैं सरकार, उसको बंद किया जाए। और इसी तरह से और भी मांगे थी, जैसे भारत से जितने नेता को निर्वासित कर दिया गया उसे फिर से वापस बुलाया जाए, और जितने असहयोग आंदोलन में भारतीय लोग जो है अपना नौकरी से इस्तीफा दिए हैं उन लोग को फिर से नौकरी में बहाल किया जाए। इस प्रकार से मांग था, और इन सारी मांगों को इरविन ने माना, और उसके बाद में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला चरण जो है गांधी जी समाप्त कर दिए। उसी समय भगत सिंह जो थे से जेल में थे, उनको फांसी पड़ने वाला था। तो गांधी जी ने इस पर सवाल, मैंने गांधी जी ने पूछा कि आखिर जो है भगत सिंह भी तो हिंदुस्तानी है, उसको क्यों फांसी दिया जा रहा है। तो इरविन ने बोला कि गांधी इरविन समझौता में जो है से इस तरीका से बात किया गया है कि भारत की राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाएगा। अब भगत सिंह जो है से एक राजनीतिक कैदी नहीं है बल्कि एक क्रांतिकारी है, इसलिए उसको रिहा नहीं किया जाएगा। और भगत सिंह को जो है 23 मार्च को फांसी की सजा हो गया था, समझे कि नहीं। भगत सिंह को फांसी की सजा दे दिया गया था, फांसी उसको पड़ गया था, जिससे क्या हुआ कि भारत की जो युवा वर्ग के लोग थे, कट्टर हिंदू थे, वो जो गांधी जी के से नफरत करने लगे, समझे कि नहीं। और उसके बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड गए ना, तो वहाँ पर भीमराव अम्बेडकर भी गए हुए थे और मुस्लिम लीग के नेता लोग भी गए थे। तो वहाँ पर जो है से बात जब होने लगी तो सांप्रदायिकता की बात होने लगा, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर का मानना था, भीमराव अम्बेडकर का कहना था कि भारत में दलितों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की सुविधा किया जाए, समझे कि नहीं। और मुस्लिम लीग का कहना था कि हम लोग का मुस्लिम के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहिए, जो गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो जानते थे गांधी जी कि अगर हमारे देश में अलग निर्वाचन क्षेत्र रहेंगे मुस्लिम का और
दलित का अलग निर्वाचन क्षेत्र रहेंगे तो भारत में जो है एकता चाहे भारत की समाज जो एकीकरण नहीं हो पाएगा, एकता नहीं रह सकता है, समझे कि नहीं। इसलिए गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को के हर बात को नहीं मानकर इंडिया वापस आ गए। इस तरह से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी जो है से सफल नहीं हुआ। उसके बाद में जब महात्मा गांधी वापस आ गए इंडिया, तब जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था जिसको नाम था मैकडोनाल्ड, काची नाम था मैकडोनाल्ड, तो इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड था से 14 अगस्त 1932 को 14 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड, जिसको बोला जाता है आपको सांप्रदायिक निर्णय, जिसको मैकडोनाल्ड अवार्ड भी बोला जाता है, मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहा जाता है, अवार्ड भी कहा जाता है, समझे कि नहीं। मैकडोनाल्ड अवार्ड भी इसको बोलते हैं। इस सांप्रदायिक निर्णय का घोषणा कर दिया, सांप्रदायिक निर्णय का काची किया, घोषणा कर दिया। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग। जो प्रथम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो महात्मा गांधी सांप्रदायिकता के बात को नहीं माने और वापस इंडिया चलाए, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तो विफल हो गया। लेकिन यही बात का फायदा उठाकर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो मैकडोनाल्ड था ना, वो सोचा कि अगर हम सांप्रदायिकता निर्णय ले लेते हैं, मतलब कि अगर हम दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र दे देते हैं और मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र दे देते हैं, तो भारत में जो है दलित, मुस्लिम और गांधी जी के विचारधारा वाला लोग सब आपस में ही फूट जाएंगे, समझे। इसलिए वो कहा कि ना कि 14 अगस्त 1932 ईस्वी को सांप्रदायिकता निर्णय माने इसका घोषणा कर दिए कि दलित के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र रहेगा और मुस्लिम लोग के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र रहेगा। यह बात जब पता चला गांधी जी को, तो वो जो थे से बहुत ही मर्माहत हुए। वो सोचने लगे कि जो काम हम गए थे वहां इंग्लैंड द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जो बातें वहां हो रही थी जिसको हमने नहीं माना, वही बात जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो है से पास कर दिया, वही बात कर दिया। इसलिए महात्मा गांधी जो था से अनशन पर बैठ गए। अनशन मतलब होता है भूख हड़ताल। भूख हड़ताल पर महात्मा गांधी जो थे ना से बैठ गए। तब भूख हड़ताल पर बैठे, उसके बाद में इनका जो है सेहत दिन प्रतिदिन गिरने लगा। सेहत के मतलब होता है तबीयत। अब सोचिए भूख हड़ताल पर गांधी जी बैठ गए थे, इसका तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होने लगा। तब इनका कांग्रेस पार्टी के जो नेता लोग थे वो भीमराव अंबेडकर से बात करने की कोशिश की, और उसके बाद में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच 26 सितंबर 1932 को पूना में, कहाँ बाबू, पूना में दोनों के बीच काची हुआ, समझौता हुआ। पूना में दोनों के बीच समझौता हुआ, और उस समझौता के तहत गांधी जी ने भीमराव अंबेडकर को बोला कि आप जो है से दलित का अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं लीजिए, बल्कि आप जो है आरक्षित सीट ले लीजिए। मतलब अपना जो सीट है आरक्षित कर लीजिए, प्रांत हो या केंद्र में हो। विधायिका को जो सीट है, प्रांतीय केंद्रीय विधायिकाओं का जो सीट है, उसको जो है आप आरक्षित कर लीजिए। और वही समझौता में इन लोग दोनों का सीट को कुछ किया गया था, आरक्षित कर दिया गया था, समझे कि नहीं। इस प्रकार से महात्मा गांधी ने भीमराव अंबेडकर को दलितों के लिए प्रांत में जो है, प्रांत में 71 सीट पहले था, उसको आरक्षित कर करके प्रांत मतलब होता है राज्य, तो राज्य में 71 सीट पहले से था, उसको आरक्षित करके 148 सीट कर दिया, समझे कि नहीं। और उसके बाद में केंद्र में जो है, केंद्र में इसका जो है 18 सीट आरक्षित कर दिया गया। कितना सीट आरक्षित कर दिया गया। इस प्रकार से जो है हम लोग का पूना समझौता भी हो गया। अगर पूना समझौता किसे कहते हैं, पूना समझौता के बारे में बताएं तो आराम से आप बता सकते हैं कि जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी सांप्रदायिकता के बात को नहीं स्वीकारे और वापस चले आए, तो उसके बाद इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था मैकडोनाल्ड 14 अगस्त 1932 को सांप्रदायिकता निर्णय और मैकडोनाल्ड अवार्ड का घोषणा कर दिया। इसी को बोला जाता है मैकडोनाल्ड अवार्ड का घोषणा कर दिया, जिसके तहत सभी दलित के अलग निर्वाचन क्षेत्र का सुविधा दे दिया और जो है मुस्लिम का भी अलग निर्वाचन क्षेत्र का सुविधा दे दिया। तब महात्मा गांधी जो है इससे मर्माहत हुए और 20 सितंबर को, क्या तारीख को बाबू, 20 सितंबर को आमरण अनशन पर बैठ गए। अनशन मतलब भूख हड़ताल पर बैठ गए, जिससे उसका दिन प्रतिदिन जो है तबीयत जो है खराब होने लगा। जब तबीयत खराब होने लगा तो 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ। पूना में समझौता हुआ और समझौता में कहा गया कि आप जो है से निर्वाचक क्षेत्र अलग नहीं लीजिए, मैंने अलग चुनाव क्षेत्र नहीं लीजिए, बल्कि जो है अपना जो सीट को और आरक्षित कर लीजिए। इसलिए प्रांतीय में 71 सीट के जगह पे 148 सीट को आरक्षित कर दिया गया और केंद्र में 18 सीट के जगह पर काची हो गया, 18 सीट को आरक्षित कर दिया गया, समझे कि नहीं। इस प्रकार से पूना समझौता भी क्लियर हुआ।
उसके बाद महात्मा गांधी ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हरिजन पत्रिका। हरिजन पत्रिका, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, तो महात्मा गांधी ने। कब किया था, तो वही पूना समझौता के बाद। समझे कि नहीं? इस तरीका से अगर क्वेश्चन रहेगा बाबू बना देंगे। तो ऐसे हम लोग हर जो इतिहास का जितना है एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर हैं सभी का क्वेश्चन आंसर जो है हम लोग बारी बारी से डेली देखेंगे। समझे कि नहीं? चलिए, थैंक यू।